नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छे प्रिपरेशन दोस्तों कर रहे होंगे। उत्तराखंड एलटी एग्जाम की हमारी भी विशेष दोस्तों सीरीज चल रही है। उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि के नाम से दोस्तों हम आपको पीवाईस क्यूज करवा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले इनोवेटिव क्वेश्चंस भी दोस्तों करवाते हैं, जिनके आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो दोस्तों इनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस आएंगे और आपको डेफिनेटली दोस्तों मदद मिलेगी। तो आज हम दोस्तों पार्ट 40 दोस्तों इसका लेकर आए। इससे पहले हमने 39 दोस्तों क्लासेस करवा दी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। हमारे प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप 1 से लेकर 39 तक के दोस्तों आप पार्ट्स को देख सकते हैं। वो बहुत ही दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं और आपको दोस्तों डेफिनेटली वो हेल्प करेंगी। आज भी दोस्तों है एक मॉडल पेपर जिसका नाम है मॉडल पेपर 40। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बाय द ब्रेन? फिजिकल ऑपरेशन, कंटेम्पलेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन या फिर विजन एंड हेयरिंग? शारीरिक परिचालन, चिंतन, समस्या समाधान या फिर दृष्टि एवं श्रवण? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दृष्टि एवं श्रवण। देखिए दोस्तों, वैसे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दोस्तों, इसके द्वारा उच्च संवेगात्मक कार्य दोस्तों जो बुद्धि के होते हैं उनका संपादन दोस्तों किया जाता है। इसमें दोस्तों जैसे कि चिंतन है, समस्या समाधान दोनों आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से देखेंगे तो ज्यादा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि जो शारीरिक परिचालन है वो भी दोस्तों आपका इनडायरेक्टली रूप से आपके मस्तिष्क से दोस्तों जुड़ा हुआ होता है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है? आज दोस्तों थोड़ा कम समय देंगे, 15 सेकंड का ही आपको समय देंगे। देखिए एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करवानी है तो जल्द से ही आंसर देने हैं और करेक्ट भी देने हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द गोल ऑफ साइकोलॉजी? मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, फोरकास्टिंग एंड कंट्रोल या फिर टेस्ट? मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण या फिर परीक्षण? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। परीक्षण दोस्तों मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। मापन एवं वर्णन आता है, व्याख्या आती है, इसके अलावा फोरकास्टिंग एंड कंट्रोल आता है, लेकिन टेस्ट दोस्तों इसमें नहीं आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन और कामोत्तेजना आदि क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा दोस्तों किया जाता है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ईटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेक्सुअल एरोजल आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सेतु है, हाइपोथैलेमस है, अनुमस्तिष्क है या फिर थैलेमस है? तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्तों यानी मस्तिष्क के इस भाग के द्वारा इन सभी कार्यों का नियंत्रण या सभी क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है? यानी कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन? सो या फिर डेवलपमेंट? विकास एक सतत प्रक्रिया है, करेक्ट है। विकास अंतः क्रिया का परिणाम है, बिल्कुल करेक्ट है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर को होता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इन दो में ही होगा कंफ्यूजन, तो सी वाला दोस्तों करेक्ट हो जाएगा भैया। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, बिल्कुल गलत है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। विकास हमेशा क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर से होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सो डी वाला भी करेक्ट है, तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आंख, कान, हाथ और अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सर्वोत्तम व्याख्या है? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। इन दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक थ्रू देयर आई एंड हैंड, ears, hands and other sensory organs, and this statement best explain which of the following stages of cognitive development? So right option दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका right option हो जाएगा भैया संवेदी गामक अवस्था, यानी कि ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या है? करेक्ट है भाई। विकास का यही दोस्तों जो चरण होता है, इसी में बच्चे अपने हाथों से, आंखों से, ठीक है, या अन्य संवेदी अंगों के द्वारा ही चिंतन करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं, छूते हैं, उनका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, थर्स्टन का टेम्परामेंटल शेड्यूल किसके मापन का उपकरण है? वह है, यानी कि
टेम्परामेंटल शेड्यूल किस में है आता है, ठीक है। तो अब देखिए थर्स्टन का दोस्तों कौन सा परीक्षण आपके लिए बहुत आसान है दोस्तों इसको अंदाजा लगाना। अगर आपने कभी टेम्परामेंटल शेड्यूल के बारे में ना भी सुना हो तो लेकिन थर्स्टन का दोस्तों आपने मापन का परीक्षण पढ़ना है। डॉट 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 थर्स्टन का मापन परीक्षण किसका भैया, ये है बुद्धि मापन का, ठीक है। सो ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्स्टन का टेम्परामेंटल शेड्यूल आपके बुद्धि मापन का दोस्तों उपकरण है जिसकी मदद से दोस्तों आपके मेजरमेंट किया जाता है इंटेलिजेंस का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ से दोस्तों संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में जिस प्रवर्तन समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान को सहायता दी उसके भैया अध्यक्ष कौन थे। सो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर वही है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द implementation committee which provide assistance to the National Institute of Educational Research and Training in the National Curriculum Draft 2005। सो कौन थे दोस्तों भैया इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, प्रोफेसर यशपाल। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका है और है कुछ नहीं, बस आप पढ़ेंगे तो आपको बस समझ में आ जाएगा भाई चेयरमैन कौन था। तो चेयरमैन दोस्तों एनसीएफ के 2005 में प्रोफेसर यशपाल थे, यशपाल कमेटी बैठी थी। इसके बाद देखेंगे अगला मिरर ड्राइंग यानी कि शीशे का पर चित्रांकन उपकरण निम्न में से किस प्रयोजन की जांच करते हैं। तो चलिए घड़ी को चला दो स्टार्ट। बालक की प्रगति की जांच, द्विगामी स्थानांतरण क्षमता, सामाजिक जुड़ाव या फिर चित्रांकन क्षमता। मिरर ड्राइंग इक्विपमेंट सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग। दर्पण जो चित्रण होता है वो क्यों लिया जाता है, चाइल्ड की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, टू वे ट्रांसफर कैपेबिलिटी को, या फिर सोशल बॉन्डिंग, या फिर ड्राइंग एबिलिटी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, द्विगामी स्थानांतरण। अधिगम के ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को दोस्तों जांच करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो द्विगामी स्थानांतरण क्षमता या फिर आप इसको क्रिएटिव टेस्ट भी वो दोस्तों बोल सकते हैं। तो क्रिएटिविटी है, द्विगामी स्थानांतरण क्षमता है दोस्तों, इसको चेक करने के लिए ही जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रयोग किसी कोर्स में प्रवेश ना मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना, ये क्या कहलाता है, ठीक है भाई। अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन नहीं बोल रहा है तो आप बोलते हैं कि भैया ये कोई अच्छा कोर्स नहीं है, तो ये क्या है, ये रिप्लेसमेंट है, लॉन्च है, रेशनलाइजेशन है, या फिर इंटरपोलेशन है, प्रतिस्थापन है, प्रक्षेपण है, तर्क संगतिकरण है, या फिर अंतर्वेशन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तर्क संगतिकरण। रेशनलाइजेशन दोस्तों इस प्रोसेस को बोला जाता है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फ्राइड के अनुसार बालक अस्त व्यस्त, गंदा व गैर जिम्मेदार कब होता है भैया, कब बालक अस्त व्यस्त, गंदा और गैर जिम्मेदार होता है। ये गुदावस्था में, सुस्तावस्था में, मुखावस्था में, या फिर लैंगिक अवस्था में। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, गुदावस्था में दोस्तों आपका जो बालक है वो अस्त व्यस्त, गंदा और गैर जिम्मेदार होता है। अगला देखेंगे दोस्तों, व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता अपितु सतत होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। बहुत आसान सा दोस्तों ऑप्शन है कि व्यक्ति में कभी भी कोई सडन चेंज नहीं होता है लेकिन वो आपका सतत होता है यानी कि कंटिन्यूस होता है। स्किनर है, कैरेट है, हल्लाक है, हॉल है। तो हु इज राइट, एंड ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी वाला इसमें दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी ना होके दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये स्किनर के द्वारा दोस्तों एक कथन दिया गया है, व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता अपितु सतत होता है। तो ये दोस्तों आपका कथन स्किनर के द्वारा दोस्तों ये दिया गया है, इसको दोस्तों करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो इट वॉज गिवन बाय हरलॉक, नॉट इट इज गिवन बाय स्किनर। सो इसको दोस्तों करेक्ट कर लेंगे, स्किनर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, वियोग का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज रिलेटेड टू, ये किससे दोस्तों रिलेटेड है, वातावरण से है दोस्तों, या अधिगम से है, बुद्धि से है, या फिर हमारे वंशानुक्रम से है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या वियोग का जो नियम होता है दोस्तों किससे संबंधित है, एनवायरनमेंट से, लर्निंग से, इंटेलिजेंस से, या फिर इनहेरिटेंस, या फिर आपके वंशानुक्रम से। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट है, ये वंशानुक्रम से दोस्तों संबंधित है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसके अनुसार व्यक्तित्व जैविक, सामाजिक व अंतः क्रिया का एकात्मकता का परिणाम होता है। तो
अकॉर्डिंग टू whom पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल सोशल इंटरेक्शन एंड यूनिटी। किसके अनुसार व्यक्तित्व जैविक सामाजिक अंतःक्रिया व एकात्मकता का परिणाम होता है। तो किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट है, इरिक्शन के द्वारा दोस्तों डेफिनेशन दी गई है। इनके अनुसार दोस्तों जो पर्सनालिटी है वो रिजल्ट है सामाजिक अंतःक्रिया, जैविक और एकात्मकता का, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों एक बड़ा अच्छा दोस्तों प्रश्न मतलब सूत्र है दोस्तों। ये सूत्र है L बराबर L इज अ फंक्शन ऑफ E कॉमा P, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया है? L तो दोस्तों है अधिगम, ठीक है, और E एंड P किसको इंगित करते हैं, ठीक, ये आपने बताना है। तो घड़ी को चला देते हैं। फॉर्मूला L बराबर एफ, L इज अ फंक्शन यानी कि लर्निंग फंक्शन है किसका? ये E स्टैंड फॉर एनवायरमेंट यानी कि वातावरणीय कारक, या फिर कुछ और है, ठीक है, या फिर इमोशनल है। ई स्टैंड फॉर क्या है दोस्तों? ये एनवायरमेंट है या इमोशन है। सिमिलरली P स्टैंड फॉर ये पेरेंटल है या फिर पर्सनल है, ठीक। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज एनवायरमेंट एंड पर्सनल फैक्टर, ठीक है, यानी पर्सनालिटी फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक। इसी तरह का दोस्तों जो फॉर्मूला वो कर्ट लेविन के द्वारा भी दोस्तों दिया गया था, वहां पर दोस्तों जो ये फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन सेम वही है। यहाँ पर लर्निंग का नाम दे दिया, हालांकि दोस्तों वो उसी तरह का फॉर्मूला है। तो ये दोस्तों आप इसको इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सी वाला दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों जो लेविन्स का फॉर्मूला है दोस्तों बी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्टैंड फॉर बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स, है ना। तो इस तरह से दोस्तों इसको बताया गया है। तो यहाँ पर एल आ गया, बात ही की है। अगला देखेंगे, एक शिक्षक छात्र को बता रहा है कि पानी को बर्फ या भाप में परिवर्तित करने पर उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बालक विकास की प्याजे की कौन सी अवस्था में है? एक टीचर है बता रहा है कि देर इज नो चेंज इन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर व्हेन इट कन्वर्ट इनटू आइस और स्टीम। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे भाई ये कौन सी चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज है? ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट है या फिर सीरियस स्टेट है, ह्यूमनाइजेशन है या फिर फॉर्मल फंक्शन स्टेट है। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। तो प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट है, उसके अंतर्गत दोस्तों ये आता है बालक। अगला देखेंगे, पुनर्बलन सिद्धांत में, पुनर्बलन अधिगम सिद्धांत में पुनर्गलन के क्या रूप हैं? या फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी आर प्राथमिक एवं द्वितीयक पुनर्बलन, प्रत्यक्ष एवं असतत पुनर्बलन, सतत एवं असतत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, ठीक। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपका है PQRST मेथड इज रिलेटेड टू। PQRST जो मेथड है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है ये आपने बताना है। तो PQRST मेथड इज रिलेटेड टू, ये आपकी अटेंशन यानी कि अवधान से संबंधित है, रुचि है, स्मृति है या फिर अधिगम है। तो क्या इसका दोस्तों राइट ऑप्शन होना चाहिए? PQRST मेथड किससे रिलेटेड है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ये आपकी मेमोरी से दोस्तों आपकी, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? आपकी मेमोरी से दोस्तों संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों जो P है, P का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रीव्यू, ठीक है, प्रीव्यू। एंड Q का अर्थ दोस्तों होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन। R का अर्थ होता है दोस्तों आपका रीड। दीज आर द 5 स्टेप्स PQRST। S फॉर होता है सेल्फ रिसाइट, सेल्फ रिसाइट। एंड T का अर्थ होता है दोस्तों आपका टेस्ट। तो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ PQRST मेथड। और ये दोस्तों आपकी किससे रिलेटेड है? ये आपकी किससे रिलेटेड है? ये आपकी
लर्न मतलब इस मेमोराइजेशन से दोस्तों संबंधित है, ये आपकी स्मृति से संबंधित है, ये आपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, बाकी अगर आप प्रीव्यू की बात करें तो प्रीव्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूर्वालोकन। अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो पूर्वालोकन है। फिर ये तो आप जानते हैं दोस्तों प्रश्न है। फिर ये हो गया पढ़ना। ठीक है, फिर ये हो गया स्वपाठ, सेल्फ रिसाइट, है ना, और इसके बाद आ गया परीक्षण। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, हालांकि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि PQRST उसी से बना हुआ है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। वह तर्कणा जो पूर्व धारणा से प्रारंभ होती है, द रीजनिंग विच स्टार्ट फ्रॉम द एजम्पशंस इज कॉल्ड। सो क्या होगा दोस्तों, डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्रिटिकल या फिर एनालॉजिकल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, भाई जहां पर आपके एजम्पशंस स्टार्ट होते हैं तो किस तरह की मेथड आती है दोस्तों, वो आपकी कौन सी आती है दोस्तों, वो आपकी यहाँ पर दोस्तों आपका ये मेरे हिसाब से ऑप्शन दोस्तों गलत है। फिर से इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट होगा, आगमन, यानी कि इंडक्टिव दोस्तों रीजनिंग में आएगा। ठीक है ना, ये एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर आपका थोड़ा सा इसको समझेंगे। यहाँ पर ये आगमन नहीं होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा दोस्तों, बिल्कुल निगमन ही आएगा। इंडक्टिव नहीं होना चाहिए दोस्तों, निगमन होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी पहले से एजम्पशन होगी, यानी कि आपकी पूर्व धारणा होगी, यानी कि आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पहले से दिया होगा। ठीक, तो ये आपका दोस्तों किस में आएगा, निगमन। निगमन का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव मेथड, यानी कि जहाँ पर आपको पहले से ही फॉर्मूला पता होगा, इस तरह से आप इसको मान के चलिए। तो फॉर्मूला जैसे कि हम भाई उदाहरण से फॉर्मूला की ओर को बढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको आगमन बोलते हैं ना, मेथड ऑफ इंडक्टिव। और जहां पर हम क्या करते हैं कि हमें पहले ही फॉर्मूला पता होता है, यानी कि पूर्व धारणा हमारे पास पहले ही होती है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली किस में आएगा, डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो थोड़ा सा मैं करेक्शन चाहूंगा, जो इसका आंसर है दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट है। मैं थोड़ा सा इसको गलत रीड कर गया, ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अपशब्द बोलने पर पीट देना क्या है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है, दंड है, तत्स्य अनुबंधन है, या फिर ऋणात्मक पुनर्बलन है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपशब्द बोलने पर अगर आप पीट देते हैं तो दोस्तों दंड की श्रेणी में आता है। सो व्हाट इज बीटिंग फॉर अब्यूजिंग, दिस इज पनिशमेंट, दिस इज पनिशमेंट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में आपको बताने की क्या गलत है। यह सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ हुआ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। आर्मी अल्फा परीक्षण एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण भी दोस्तों आपका क्या है, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का मतलब है जहाँ पर एक साथ में कई सारे समूह का बुद्धि परीक्षण होता है, कई सारे लोगों का एक साथ परीक्षण होता है। इसके बाद होते हैं व्यक्तिगत परीक्षण, जहाँ पर केवल और केवल एक व्यक्ति का परीक्षण होता है। तो जो गुडेनेफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण है दोस्तों, ये ड्रॉ अ मैन परीक्षण एक तरीके से, ठीक है ना, तो गुडेनेफ के द्वारा दोस्तों किया गया था। तो ये दोस्तों ऐसा परीक्षण है, ये आपका व्यक्तिगत परीक्षण है जिसमें एक टाइम पे एक ही व्यक्ति का लिया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अगला देखेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस टाइप इज, अनकंडीशनल, ठीक, प्रवृत्त्यात्मक, सहायक, विमुखी, या फिर एक और दो, दोनों। ठीक है, सो बोथ 1 and 2, यहाँ पर बोथ 1 and 2 होगा दोस्तों, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रवृत्त्यात्मक, सहायक, विमुखी। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसमें यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर इसको सही होना चाहिए था, 1 and 3 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों क्या होगा, प्रवृत्त्यात्मक एंड विमुखी। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों आपके क्या है, आपके सहायक नहीं हो सकता, ठीक है, असिस्टेंट नहीं हो सकता। ये आपका क्या होगा, टेंडेंसियस एंड एस्ट्रेंज्ड, यानी कि विमुखी। तो ये आपका अन अनुबंधित होगा, यानी कि अनकंडीशनड, अनकंडीशनड स्टिमुलस। सो ये टेंडेंसियस होगा और एस्ट्रेंज होगा, यानी कि प्रवृत्त्यात्मक होगा और एस्ट्रेंज होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज करेक्ट। तो 1 आना चाहिए और 3 आना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, 1 and 3 होगा, 1 and 3 यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, 1 and 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक,
अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रकारात्मक स्थिरता, समस्या समाधान बाधा यानी कि फंक्शनल स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बैरियर, उपक्रम बनाम गुलामी, पूर्व बाल्यावस्था एंड रूपीम यानी मॉर्फिम, भाषा में छोटी अर्थपूर्ण इकाई, स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट इन लैंग्वेज, या प्रॉक्सिमिटी थ्योरी बिहेवियरिस्ट। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉक्सिमिटी थ्योरी आपकी बिहेवियरिस्ट या व्यवहारवाद से दोस्तों संबंधित नहीं है। बाकी देखिए जो फंक्शनल स्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बैरियर दोस्तों इसमें आता है। इसके अलावा दोस्तों ये तो आपका मनोसामाजिक सिद्धांत है, एरिक्शन का दोस्तों ये अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होता है। बाकी दोस्तों आपका जो मॉर्फिन का या रूपिम का अर्थ क्या होता है कि भाषा में छोटी अर्थपूर्ण इकाई। तो ऑल आर करेक्ट, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे विचारावेश विधि का किससे संबंध है? डीवी, फ्लेंडर, स्किनर, ऑर्सबर्न। तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑसबॉर्न की दोस्तों मेथड है जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड्स एक बार में यूज किए जाते हैं? ठीक है, प्रयोज्य में एक बार कितने कार्डों का प्रयोग होता है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, थियोमेटिक का परसेप्शन टेस्ट है दोस्तों, इसमें एक बार में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? यानी कि कितने कार्ड एक बार में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 20 कार्ड। वैसे दोस्तों इसमें कितने होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, 31 लेकिन प्रयोग में दोस्तों आपके 20 लाए जाते हैं एक बार में, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे अभिप्रेरणा में अपने बताना है कि कौन सा असंगत है। इसकी मोवेर शब्द से उत्पत्ति हुई है, शारीरिक क्रियात्मक अभिप्रेरक, भूख, प्यास, नींद, काम और मलमूत्र, काम अभिप्रेरणा में पीयूष ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है, उत्कृष्टता मानदंड इच्छा शक्ति प्रेरक है। तो आपने बताना है कि दोस्तों इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों संबंधित नहीं है। उत्कृष्टता मानदंड यानी कि एक्सीलेंस स्टैंडर्ड इंस्पायर विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति प्रेरक है, बिल्कुल गलत है, ये इच्छा शक्ति प्रेरक में नहीं आता है। जबकि मोवेट शब्द की उत्पत्ति, शब्द से उत्पत्ति हुई है मोटिवेशन की सारी क्रियात्मक प्रेरक में आपके भूख, प्यास, नींद, काम, ये सभी दोस्तों आते हैं। काम प्रेरणा में पीयूष गिनती का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उत्कृष्टता मानदंड इच्छा शक्ति प्रेरक का पार्ट नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज में जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, एक सामान्य सभी प्रश्न है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल्स, वैल्यू एंड मोटिवेशन एंड विच मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज नोन एज अ सोशलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये समाजीकरण दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज फोबिया? फोबिया क्या है? ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका चिंता क्षोभोन्माद है, यानी कि एंजाइटी टेंट्रम है, या फिर ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर ये कोई एक इरेशनल एंजाइटी है, या फिर ये कोई इरेशनल फेयर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये होगा इरेशनल फेयर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? करेक्ट होगा। तो फोबिया दोस्तों क्या आता है? इरेशनल फेयर के अंदर आता है, यानी कि असंगत भय में आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द इमोशनल स्ट्रेस दैट अराइजेस व्हेन अ डिजायर और नीड इज हिंडर्ड इन इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, कंसर्न, फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंठा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव है उसको हम कुंठा या फिर फ्रस्ट्रेशन दोस्तों बोल सकते हैं। ठीक,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विकास के बारे में दोस्तों आपने बताना है कि क्या गलत है। विकास लंबवत होता है, विकास जोखिम युक्त होता है, विकास आपादीय होता है यानी कि इमरजेंसी टाइप का, एंड विकास पूर्व की वृद्धि एवं अनुभव का संचय है। डेवलपमेंट इज वर्टिकल, डेवलपमेंट इज रिस्की, डेवलपमेंट इज इमरजेंसी, एंड डेवलपमेंट इज एक्यूमुलेशन ऑफ पास्ट ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विकास लंबवत होता है। गलत है दोस्तों, जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है यानी कि स्पाइरल होता है। ठीक है, तो विकास दोस्तों आपका क्या होता है, लंबवत होता है, बिल्कुल गलत है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रेरणात्मक व्यवहार की विशेषता नहीं है, मोटिवेशनल बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक, चयनात्मक व्यवहार यानी कि सिलेक्टिव बिहेवियर, क्रमित व्यवहार सीक्वेंशियल बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, या फिर ये चालक की उत्पत्ति तक चलता है यानी कि ड्राइव्स अप टू ड्राइवर ओरिजिन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, चालक की उत्पत्ति तक चलता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। चयनात्मक व्यवहार है, सिलेक्टिव बिहेवियर होता है, प्रेरणात्मक व्यवहार का दोस्तों एक पार्ट है, ये इसकी विशेषता है। ये क्रमिक होता है, सीक्वेंशियल होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, ठीक, लेकिन चालक की उत्पत्ति तक चलता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला देखेंगे। तो देखिए, चलिए इसके हो गए सारे के सारे प्रश्न। तो आज के दोस्तों 30 प्रश्न ये हो चुके हैं। आई होप कि दोस्तों आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा और आपको आने वाले एग्जाम में दोस्तों जरूर मदद करेगा। तो ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।